बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील के बाद अब है डेल्टा वायरस, डेल्टा वर्जन, कोरोना का डेल्टा वर्जन। कहा जा रहा है कि ये पहले के मुकाबले में, चाइना, ब्राजील, फ्रांस, साउथ अफ्रीका के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। कितना खतरनाक है, क्या इससे तकलीफ होगी, कितनी पाबंदियां लगने वाली हैं, खौफ के साए मंडला रहे हैं। एक मरतबा फिर NCOC की हिदायत आ रही है। क्या मामला है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, हॉस्पिटल्स का क्या मामला है, वायरस ने अपनी साख्त कैसे तब्दील की है, तमाम चीजों का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर सुहेल अख्तर, माहिर अमराज फेफड़े हैं, सांस की बीमारियों के माहिर हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर मामला क्या है, नया वायरस आखिर है कैसा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये वेरिएंट से क्या मुराद होती है? लोग ये सवाल करते हैं, वेरिएंट साख्त तब्दील करना, वायरस अपनी साख्त आखिर तब्दील करता कैसे है, ये सारा अमल होता कैसे है आखिर? तमाम जरासीम जो हैं, ख़ास तौर पे वायरसेस, अपनी हैयत तब्दील करने की उनमें ख़ासियत होती है। वायरसेस के बारे में तो ये आम है, हम फ्लू का वैक्सीन जो है लगा रहे हैं कई सालों से, और उसमें हर साल जो है वो पिछले साल के वेरिएंट के हिसाब से चेंजेस लाई जाती हैं। तो कोरोना के वेरिएंट्स के आने के बारे में भी हमें कोई हैरत नहीं है। ये कई महीनों से वेरिएंट्स इसके नज़र आ रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि वायरस अपनी साख्त तब्दील करता है कुदरती तौर पे, चुनाचे उसका बिहेवियर तब्दील हो सकता है, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ या वैक्सीन भी थोड़ा तब्दील करनी पड़ती हैं, उसकी इन्फेक्टिविटी में फ़र्क हो सकता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पिछले टाइप से चेंज हो सकता है। और मालूमात के मुताबिक पिछले कई महीनों में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएंट्स साबित हो चुके हैं। जिस मुल्क में ये पहले पता चले उस मुल्क के नाम दे दिया गया था, मसलन UK वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, इंडियन, और बहुत सारे ममालिक में भी हैं। अब WHO ने इनको अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा के नाम दिए हैं। तो ये है वेरिएंट्स का सिलसिला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वायरस जो है जब अपना वेरिएंट इसका तब्दील होता है, साख्त तब्दील होती है, ये मजीद ताकतवर हो जाता है, इसके बिहेवियर में फर्क आता है, आखिर तब्दीली होती किस किस्म की है? कमजोर हो जाता है या इसकी अलामात में भी फर्क आना शुरू हो जाता है कि बीमारी पहले जो है वो किसी और तरीके से हो रही हो, किसी और अलामात के साथ हो रही हो, फिर वेरिएंट तब्दील होने के बाद कोई और अलामात आ जाए? क्योंकि इब्तिदा में हम देख रहे थे जो चाइना वर्जन था उसका, जो इब्तदाई वर्जन कहा जाता है, उसमें कहा जा रहा था कि जी सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी होगी, आपका पेट खराब हो सकता है, तमाम काम हो सकते हैं। जो वेरिएंट तब्दील हो रहा है, इसके साथ साथ क्या अलामात भी तब्दील हो रही है और साथ कमजोर हो रहा है या मजीद तेज हो रहा है ये? जी हाँ, वेरिएंट जब नया आता है जो पिछले वायरस से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो लामुहाला जैसा कि कोविड में देखा गया है कि उसकी अलामतें भी तब्दील हुई हैं, उसकी इन्फेक्टिविटी में भी फ़र्क आया है। मसलन ये जो मशहूर डेल्टा वेरिएंट है जो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था पिछले चंद महीनों पहले, और अब दुनिया के तकरीबन ज़्यादातर ममालिक में इसके शवाहिद मिल गए हैं बशमूल पाकिस्तान के। इसकी अलामात भी पिछले जो यूजुअल हम समझते थे कोविड के हमने देखा था उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक मोटी सी मैं मिसाल से ज़रिए समझा देता हूँ कि पहले कोविड में जब हमने यूजुअल कोविड जो हम देखते थे उसमें बुखार, बदन में दर्द होना, कमज़ोरी, सेंस ऑफ स्मेल का ख़त्म हो जाना और खांसी, गले में खराशी, ये सब चीज़ें होती थी। नज़ला ज़ुकाम जो आम फ्लू की अलामतें होती थी, साइनस की अलामतें, सर का दर्द होना, हेडेक होना, ये पहले कोविड में हम बहुत कम देखते थे। बल्कि यहाँ तक था कि जब हम नज़ला ज़ुकाम किसी पेशेंट में देखते थे तो हमें तकरीबन यकीन की हद तक होता था कि ये कोविड नहीं होगा। अच्छा। लेकिन इस डेल्टा वेरिएंट में ये जिन ममालिक में सबसे पहले देखा गया वहाँ पे रिसर्च भी हुई है, उसके सामने ये मुसल्लिमा चीज़ें सामने आई हैं कि इसके अंदर बुखार है, खांसी है, जैसे पहले किसी भी कोविड के केस में होता था। लेकिन जो नज़ले ज़ुकाम की अलामतें हैं, मसलन नाक का बहना, छींकें आना, सर का दर्द होना, फ्लू की अलामतें होना, खांसी होना, ये इसमें पहले के बनिस्बत ज़्यादा देखा गया। तो ये हमारे लिए एक और भी थोड़ा सा चैलेंज है, कंफ्यूजिंग मामला है कि हम अब हर आम नज़ले ज़ुकाम को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी हमें कोविड सस्पेक्ट करना होगा किसी न किसी दर्जे में। ठीक।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइएगा कि ये वायरस मोहल्लिक ज्यादा हो रहा है या फैलने की इसकी सलाहियत बढ़ रही है? क्योंकि ये भी तो कहा जा सकता है ना कि ये वायरस जो है वो फैलने में शायद जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा तेज है, लेकिन ये बीमार कम कर रहा है। तो इसकी सूरत हाल क्या है? जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं इस वायरस के नतीजे में, या इसकी फैलने की रफ्तार ज्यादा है? किस हिसाब से ये खतरनाक ज्यादा है? इसको इस तरह समझें कि एक होती है वायरस की इन्फेक्टिविटी, यानी एक शख्स में जो वायरस है वो लेट्स से कि एक गिवन टाइम में कितने और लोगों को फैल सकता है। कोविड बजाते खुद जो शुरू से आया हुआ है दूसरे वायरसेस के मुकाबले में बेइंतहा तेज़ी से वैसे ही उसके फैलने की सलाहियत थी। यही तो वजह है कि वो एक आम वायरल इन्फेक्शन नहीं बना बल्कि दुनियाई वबा या पेंडेमिक बन गया। इन वेरिएंट्स में ख़ास तौर पे डेल्टा में ओरिजिनल कोविड वायरस के मुकाबले में इन्फेक्टिविटी कि ये एक से दूसरे को मुतासर करे कई गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि इंडिया में अंबार लग गए लोगों के इन्फेक्टेड होने के और फिर अस्पताल भर गए। जो कुछ हुआ वो हमने पिछले चंद महीनों में देखा। दीगर ममालिक में भी, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, दीगर ममालिक में जहाँ ये फैला है वहाँ इसका बहुत खदशा पाया जा रहा है कि इसको कंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया। तो एक तो इन्फेक्टिविटी को समझ लें आप। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि भाई ये वेव्स क्या हो रही हैं, अभी तो ठीक हो गया था, फिर अब चकरा जाते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं, मानने को इनकार कर देते हैं कि यार अभी तो दुकानें खुली थी, स्कूल खुले थे, बाजार खुले थे, अब फिर हुकूमत दोबारा पाबंदी लगा रही है। तो असल में इसकी वजह ये होती है कि ये वेव्स, इस वजह से वेव्स का मतलब ये है कि एक इन्फेक्शन बहुत आम हो गया था कम्युनिटी में, अब उस पर काबू पा लिया गया किसी न किसी तरह, SOPs के ज़रिए, लॉकडाउन वगैरह हुए, दीगर और वैक्सीन वगैरह के ज़रिए, तो उसमें एकदम से फिर तेज़ी आनी क्यों शुरू हो जाती है? उसकी वजूहात एक नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा होंगी, लेकिन उसमें एक अहम वजह वेरिएंट्स का होना भी है, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसकी इन्फेक्टिविटी दूसरे वायरसेस, ओरिजिनल कोविड वायरस से बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जैसे ही ज़रा केसेस कम हो जाते हैं हर शख्स रिलैक्स हो जाता है, हुकूमत भी थोड़ा सा नरमी कर देती है, आवाम जो कि पहले ही थोड़ा सा लापरवाही उनके अंदर है हमारे आवाम में और बढ़ जाती है, तो उसके बाद फिर लोग मिलने जुलने लग जाते हैं, पार्टीज होने लग जाती हैं, जलसे जुलूस होने लग जाते हैं, और फिर जाहिर है वो फिर नतीजा यही होता है कि फिर एकदम से तेजी आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल का एक हिस्सा रह गया, इसमें ये बताइएगा कि चाइना के वायरस से कोई शख्स बीमार हुआ, उसकी जो बीमारी की आप ये कह लें कि शिद्दत थी वो डेल्टा के मुकाबले में ज्यादा थी या ये वाली ज्यादा है? मतलब जो लोग बीमार हो रहे हैं उनका रिएक्शन कैसा है किसी भी वेरिएंट से बीमार होने के नतीजे में? हाँ, मैं तीसरा पॉइंट जो पहले बताने वाला था वो था वैक्सीनेशन किसी कम्युनिटी में उसका स्टेटस क्या है। यूके की फिगर्स कल मैं देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो ये थी कि उनके यहाँ भी एक वेव, थर्ड वेव जिसको कहते हैं, वो चल रही है पिछले चंद हफ्तों से। और उनके डॉक्टर साहब एक चीज और बताइएगा कि मैं पिछले साल मुझे मई के अंदर कोरोना हुआ था, उस वक्त डॉक्टर्स ने मुझे बड़े पैमाने पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो खिलाई थी। अब जो है वो तरीका इलाज भी तब्दील हुआ है, कुछ चीजें समझ में आई हैं डॉक्टर्स को, कुछ ऐसा इलाज का तरीका, कुछ ऐसी अदवायात आई हैं कि जो वाकई काबिल अमल हो या वो ठीक कर रही हो लोगों को, या अभी भी वही तजर्बा चल रहा है? नहीं, इसको तजर्बा ना कहें प्लीज, क्योंकि लोग मिसलीड होते हैं। तजर्बा तो ये है ना कि वायरस को हमें पहले से तो नहीं पता था कि इसका इलाज क्या है, वो तो एक बिल्कुल नई चीज थी। और याद रखिएगा, जिसको आप तजर्बा कहते हैं मैं उसकी भी वजाहत कर देता हूँ। ये वायरस कोविड जो है कोरोना वायरस फैमिली से ताल्लुक रखता है। इस कोरोना वायरस के दो बड़े बड़े एपिडेमिक्स पहले हो चुके हैं और उसमें तहकीक के नतीजे में जिन दवाइयों को कामयाबी देखी गई थी उन्हीं को बुनियाद बनाकर ये चूंकि उस फैमिली का है कोविड में भी इस्तेमाल किए गए। इसको तजर्बा हरगिज नहीं कहेंगे, एक मुशाहिदे के बुनियाद पे अमल करना कहेंगे। लेकिन बहुत सी अद्वियात का शुरुआत तो हुई, लेकिन उसकी अफादियत सामने में नहीं आई। जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का आपने नाम लिया है, आज मैं और चंद दवाइयों का नाम लेना चाहूँगा। एजिथ्रोमाइसिन एक आम एंटीबायोटिक है, उसका भी शुरू दिन से जो है ना वो इस्तेमाल जारी है, और मुझे हैरत होती है कि इवन डॉक्टर्स भी और आवाम भी उसका तर्क नहीं करते। इसका कोई रोल नहीं है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई रोल नहीं है।
चंद चीज़ें हमें मुसल्लिमा तौर पे बहुत क्लियरली पता चली हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे डेकाड्रॉन का ट्रायल हुआ था, उसको तो खासा 1 साल के करीब होने को आ रहा है, उसकी अफादियत मुसल्लिमा है, हर शख्स में नहीं बल्कि उस शख्स में जिसको नमूनिया हो गया हो, जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही हो। इसके अलावा 1-2 और अद्वियात हैं, जैसे रेमडेसिविर एंटीवायरल है, वो कुछ केसेस में फ़ायदा देती है। इसके अलावा टोसिलिजुमैब IL-6 इनहिबिटर है, वो कुछ पेशेंट्स में बहुत फ़ायदा देती है। हमारे पास अब वक्त के साथ साथ शवाहिद आ रहे हैं। देखिए, कोई मुसल्लिमा बात कहने के लिए किसी भी डॉक्टर को तो दूर की बात है, WHO को भी हज़ारों पेशेंट्स का डेटा का इंतज़ार करना पड़ता है और उनके ऊपर तहकीक के जरिए कोई ऑथेंटिक बात कहनी होती है। अच्छा, इसीलिए डेटा के आने में देर लगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने कहा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हिंदुस्तान में जब स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो उसके नतीजे में कहा यह गया कि ब्लैक फंगस जो है वहां पर फैल गया। ये फैलता इसी वजह से है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाए या जो है वो तवील अरसे तक ICU के अंदर या किसी निगहदाश्त के यूनिट के अंदर बंदा रहे। मेरा अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो क्या स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल वाकई ब्लैक फंगस करता है? स्टेरॉइड्स जो है ना, वो किसी भी दवाई की तरह एक छुरी की तरह है, आप उससे सेब काट लें या अपना गला काट लें। सही दवाई को सही मकदार में सही वक्त पे इस्तेमाल करना, ये सक्सेस है। अनफॉर्चुनेटली लोग अब अखबार पढ़ के और सोशल मीडिया देख के एक दूसरे का इलाज करने लगे, खुद अपना इलाज करने लगे हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी जो है अनऑथेंटिक न्यूज़ पे। स्टेरॉइड्स का डेफिनेट रोल है, और अगर किसी एक दवाई का कोई सबसे ज़्यादा रोल नज़र आया वो तो स्टेरॉइड का ही नज़र आया। लेकिन स्टेरॉइड्स के रोल में ये नहीं कहा कि जहाँ कोरोना डायग्नोस हो आप प्रेडनिसोलोन खाना शुरू कर दें, डेकाड्रॉन लगाना शुरू कर दें। सिर्फ चंद पेशेंट्स पे एक बात, यानी जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो, नमूनिया हो। दूसरी बात यह कि उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, उसकी कोई डोज होनी चाहिए। जो डोज रेकमेंडेड डेकाड्रॉन की थी, मैंने उससे 4 गुना ज़्यादा डोजेस में लोगों को प्रिस्क्राइब करते हुए देखा है। 5 दिन की डोज रेकमेंडेड थी, लोग 5 हफ्तों तक ले रहे हैं। तो जाहिर है जब आप किसी दवाई को ओवर यूज करेंगे तो उसके नुकसान तो होंगे ना। बिल्कुल। ये ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस जो है वो उसकी एक वजह ये भी कही गई है, और स्टेरॉइड्स के और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है, तरह तरह के और इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो हमें इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना चाहिए दवाइयों का, डॉक्टर्स के, और वो भी डॉक्टर माहिर के मशवरे से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है क्योंकि प्रोग्राम को मुझे सम अप करना है। मुझे ये बताइएगा, वैक्सीन के हवाले से जो दीगर वैक्सीन मौजूद है, मिसाल के तौर पे नमूनिया की एक वैक्सीन मौजूद है, पेविनार गालबन उसका नाम है, या इस तरह की कोई वैक्सीन है, ये जितनी भी वैक्सीन मौजूद होती हैं, इन वैक्सीन की एफिशिएंसी कितनी होती है, इसके बाद बीमारी का खतरा कितना होता है, और कोरोना वैक्सीन का अगर इनके मुकाबले में एक जायजा लिया जाए तो कोरोना की जो वैक्सीन है वो कितनी इफेक्टिव है? ऐसे मौके के ऊपर कि जब WHO ने गाइडलाइन जारी की हो कि तमाम वैक्सीन तमाम वेरिएंट्स के खिलाफ जो है वो मौसर है, इस तमाम चीज को एक तो सम अप कीजिएगा। साथ मुझे ये बताइएगा कि तकरीबन NCOC कहता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ वैक्सीन जो है वो एक आध दिन पहले तक जो है वो लग चुकी थी। 2 करोड़ का मतलब ये है कि 20 करोड़ में से 2 करोड़, कहा जा रहा है कि 7 करोड़ के ऊपर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? दोनों का जवाब मिला के बता दीजिएगा, मुझे प्रोग्राम में ये पार्ट खत्म करना है। पहली बात तो ये, जहां तक मैंने पढ़ा है 2 करोड़ की फिगर जो है वो ओनली 1 डोज के लिए है। जो दोनों डोज लगा के फुली प्रोटेक्टेड जिसको कहेंगे वो इससे भी बहुत कम है। तो हमारी वैक्सीनेशन जो परसेंटेज है गालिबन 3% के अराउंड है पॉपुलेशन के, जो कि ना होने के बराबर। हर्ड इम्यूनिटी तो एक ख्वाब की तरह है पाकिस्तान में। जहाँ तक एफिकेसी का ताल्लुक है, तमाम वैक्सीन जो देखिए अप्रूव वही वैक्सीन हुई है जो एफिकेशियस है। एफिकेशियस का मतलब 100% नहीं होता। कोई भी दुनिया की दवाई, वैक्सीन को तो छोड़े, 100% इफेक्टिव है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसकी एफिकेसी मुख्तलिफ वैक्सीन की मुख्तलिफ है। एफिकेसी हम उसे मिसाल के तौर पे 95% से लेके 70% तक है मुख्तलिफ वैक्सीन की। एफिकेसी इसको कहते हैं कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगाया जाए तो उनमें से अगर किसी वैक्सीन की एफिकेसी 90% कही जाएगी तो उसका मतलब ये कि उन 100 में से 90 लोगों को जिनको वैक्सीन लगाया गया कोरोना नहीं होगा, 10 को फिर भी होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है सीरियस इलनेसेस, यानी कि अगर मुझे वायरस हो भी गया लेकिन मैं थोड़ा बहुत खांसी बुखार के साथ फारिग हो गया 10-12 दिन में, लेकिन मुझे सीरियस इलनेस नहीं हुई। अल्लाह के फजल से तमाम वैक्सीन की ये एफिशिएंसी कि सीरियस बीमारी ना हो तकरीबन 100% है, यानी कि बहुत ही कम गिने चुने लोगों को सीरियस बीमारी होती है जो हॉस्पिटलाइज हो या जिनकी डेथ्स हो। मजबूरी होती है, मजबूरी तो नहीं, मैं कहता हूँ हमारे लोगों को कच्चे कानों के
लोग हैं हम, तो अगर 1 लाख लोग सेहतियाब हो गए तो वो हमारे लिए खबर नहीं होती। लेकिन एक आदमी कोई बीमार हो गया तो लोग जो है ना कहते हैं कि भाई देखो वैक्सीन के बाद बीमार होगा तो कोई क्या फ़ायदा हुआ। हकीकत में इन वैक्सीन का फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास वाहिद हथियार यही है। हम क्यों इस बात बहस में लगे हुए हैं कि उसकी 70% ये हो गया कोरोना के बाद। आप ये देखिए कि आपके पास इससे कोई बेहतर जरिया है तो भाई अपना लीजिए, अगर नहीं है तो जब तक अल्लाह ताला कोई रास्ता नहीं बना देता, जो आपके पास हथियार है उसे इस्तेमाल कीजिए, अपना हिफाजत भी कीजिए। SOPs को तर्क नहीं करना, वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाते रहना है, हुजूम में से दूर रहना है और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब अल्लाह ताला कोई बेहतर सूरत पैदा फरमाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम में इस पार्ट का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब की इसी बात के साथ कि जो हथियार मौजूद है उसको इस्तेमाल करना है, SOPs को तर्क नहीं करना। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे कि हुकूमत किस तरीके से वैक्सीन और कोरोना के हवाले से हिकमत अमली अपना रही है कि इस कोरोना के वायरस को शिकस्त दी जा सके। आप फ्रेश ब्रेक के बाद एक बार था फिर खुशामदीद। कोरोना की चौथी लहर का खतरा है, हुकूमतें क्या कर रही हैं, वैक्सीनेशन कहां तक पहुंची है, तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आतिफ विगियो साहब मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर, महकमा से सिंध के तर्जुमान हैं। साथ साथ हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से आयशा शुएब ने, हमारी नुमाइंदा खसूसी हैं। दोनों से बात करेंगे, पूछेंगे कि वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, दोनों हुकूमतें किस तरीके से इस जंग के अंदर अवाम के साथ खड़ी हैं। आतिफ विगियो साहब, आप ही से गुफ्तगू शुरू करूंगा। बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो से तशरीफ लाए। सिंध की क्या सूरत हाल है? वैक्सीन से शुरू कीजिएगा, उसके बाद बाकी चीजों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वैक्सीन के हवाले से एक सवाल उठाया जा रहा है कि सिंध के अंदर शायद अर्ली डिसाइडर कह लें या वैक्सीन के लिए वॉलंटियर कह लें या अपनी तकलीफ को समझने के लिए, अपनी तकलीफ के हवाले से जानने के लिए सिंध के लोग आगे उस तरीके से नहीं आ रहे वैक्सीनेशन में। क्या फिगर थे आपके पास? 2 करोड़ तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर हो चुकी है। सिंध की क्या सूरत हाल है? सिंध की सूरत हाल वैक्सीन इंतजामिया के हवाले से मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले वैक्सीन जो है सिंध में जब शुरू हुई है फरवरी के महीने में, तो क्योंकि ये बड़े शहरों से शुरू हुई थी, बड़े शहरों में शुरू करने का मकसद ये था कि यहाँ पे वैक्सीन अपना केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ से शुरू किया था। तो उसमें जो है यहाँ पे रुझान बहुत ज़्यादा देखा गया। यहाँ से मुराद मैं कराची और हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, और बाकी सिंध में थोड़ा कम है, लेकिन ये कि हम उसको सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ जो है तरीक़ों से लोगों को आमादा किया है कि वो वैक्सीन लगाएँ। अब तक हमारे पास जो है वो फर्स्ट डोज़ जो है या सेकंड डोज़ तक मिला ले वैक्सीन जो है वो 33 लाख लोगों को जो है सिंध में वैक्सीन हो चुकी है। इसमें जो है फर्स्ट डोज़ जो है जिनका हो गए, ऐसे दोनों डोज़ जो है 33 लाख हो गए हैं, और यूटिलाइजेशन ऑफ वैक्सीन जो है वो तकरीबन 43 लाख के करीब जो है वो वैक्सीन फर्स्ट डोज़ की हो चुकी है। 10 लाख अभी भी लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड डोज़ होना है। अच्छा आतिफ, ये बताइएगा कि इंतजामात मौजूद है छोटे छोटे कस्बों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर, क्योंकि कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, ये तो 4-5-6 बड़े शहर हैं सिंध के जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, जहां बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, बड़ी केयर्स की चीजें मौजूद हैं। छोटे टाउन्स जो हैं वहां तक भी सिंध हुकूमत ने बनाया है वैक्सीनेशन सेंटर, वहां पर भी लोगों को तरगीब दी जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल वो बनाया है। तकरीबन 647 हमारे पास जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं सिंध भर में, जिसमें बड़े अस्पतालों से लेके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों से हमने उनको जो है वो बेसिक हेल्थ यूनिट तक भी लेके गए हैं। ये बहुत ये ऐसा समझें कि हर ज़िले में ज़िले हेडक्वार्टर के साथ जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे भी हमने वैक्सीनेशन की सहूलत दी हुई है। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन जो है 347 के करीब जो है हमारे पास मोबाइल टीम्स हैं जो घर घर जाके भी वैक्सीन करती हैं। और उसके अलावा जो है अब जो है वैक्सीन की जो इस तरह बनाया गया है निज़ाम जो है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िले इंतज़ामिया को टारगेट दिए जाते हैं कि आप जो है वो इतनी वैक्सीन आज आपको करनी है, तो वो उसमें बहुत टारगेट मीट हो रहे हैं। जी हाँ, उसमें अब जो है क्योंकि वो ज़िले इंतज़ामिया DHOs के साथ मिलके वो कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वैक्सीनेशन की रीच का। अच्छा आतिफ, मैं जरा वफाक का भी मालूम कर लूं। आयशा, क्या सूरत हाल है? NCOC किस तरीके से देख रहा है वैक्सीनेशन के अमल को? 2-3 दिन पहले ट्वीट था असद उमर साहब का कि 2 करोड़ के फिगर को हमने क्रॉस कर लिया है। ये 2 करोड़ जो है वो सिंगल डोज लगवाने वाले हैं या इनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है? हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है कि 7 करोड़ के ऊपर होगी, तो वफाक किस तरीके से पॉलिसी बना रहा है कि वैक्सीन जो है वो तमाम लोगों को लग जाए?
बहुत शुक्रिया फवाद। सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ, जिस पेंडेमिक से पूरा मुल्क गुजर रहा है, वहीं पर हमने देखा कि वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ किया गया। वैक्सीन के लिए हर किसी को ये कहा जाता रहा कि आप वैक्सीनेशन अपनी जल्द अज जल्द करवाएं, लेकिन शुरू में वैक्सीनेशन का अमल चूँकि सुस्त रवि का शिकार रहा, लोगों को खासे मुश्किलात का भी सामना रहा, क्योंकि अक्सर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे वहाँ पर बिलखुसूस अभी तक हमें खासा रश नज़र आता है। बिलखुसूस अगर इस्लामाबाद के F9 मास वैक्सीनेशन सेंटर की बात की जाए, जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का बेपनाह रश होता है, जहां पर रोजाना तकरीबन 20,000 से ज़्यादा अफराद का हजूम होता है। लगाओ वैक्सीन, हमें मुल्क से बाहर जाना है। बिल्कुल यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि F9 मास वैक्सीनेशन सेंटर में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी या बैरून मुल्क जाने वाले लोग होते हैं, उनका खासा रश होता है, जो ना सिर्फ एक दिन बल्कि 4 रोज़ तक इंतज़ार करने के बाद उनकी बारी आती है। इस तमाम अमल को देखते हुए इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने, DHO ने और वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जाए और उनको मुख्तलिफ यूसेज में जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएँ। यही वजह है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो दूर दराज इलाके हैं, जिनमें तरनोल है, तरलाई है, इसके साथ साथ रवात है, फुलगरां है, पंजगरां है, इन इलाकों में भी जो मुख्तलिफ यूसीज़ हैं, इनमें वैक्सीनेशन सेंटर्स के क़याम का जो अमल है वो उनमें तेज़ी लाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ DHO ने एक बात ये भी कही थी कि मोबाइल वैन्स के ज़रिए भी मुख्तलिफ दफातर जो हैं, होटल्स, इसके अलावा फास्ट फूड्स और जो मुख्तलिफ ऑफिस हैं, वहाँ पर भी मोबाइल टीम्स जाकर उन लोगों की वैक्सीनेशन करेंगी। तो ये एक अच्छा अमल है जो वैक्सीनेशन का होने जा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल खासा सुस्त रवि का शिकार था। इसके साथ साथ NCOC के जो सरबराह हैं असद उमर, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी ट्वीट किया और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद आवाम को अब तक जो है वो उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो फवाद, इस हवाले से ये बताती चलूँ कि 2 करोड़ आवाम में वो लोग भी शामिल हैं जिनके सिंगल डोज हुई है और इसके साथ साथ डबल डोज वाले लोग भी शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर वैक्सीन के हवाले से बात की जाए तो अच्छा, एक चीज बताइएगा आयशा, जो एक बड़ा मसला आया था जिसकी वजह से तात्तुल आया था पूरे वैक्सीनेशन के अमल में, वो ये था कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से काफी परेशानी हुई थी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? प्रोक्योरमेंट हो रही है वफाक, क्योंकि वफाक ने ही सूबों को देनी है, तो उसका पूरा वो सिस्टम सही से चल रहा है इस वक्त? अब बिल्कुल देखें, एक वफाक के पास तमाम जो सूबे होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन करना जो है वो तमाम जो इंतज़ामात होते हैं वो वफाक के कंट्रोल में होते हैं। साइनोफार्म जो वैक्सीन थी, जो जिसकी डोजेस जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में तमाम लोगों को लगाई जा रही थी, चीनी वैक्सीन थी, सब लोगों को यही कहा जा रहा था कि वही वैक्सीन लगवाई जाए, तो उसकी हमने देखा बहुत बड़ी किल्लत का सामना रहा, लोगों को खासी मुश्किलात का सामना रहा। तकरीबन 4 रोज़ तक वैक्सीनेशन सेंटर्स जो थे वो बंद रहे, क्योंकि वहाँ पर ना ही साइनोफार्म जो थी अवेलेबल थी और ना ही साइनोवेक अवेलेबल थी लोगों को। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन की दोबारा एक बड़ी खेप जो थी वो पाकिस्तान को मिली। चीन से पाकिस्तान ने वैक्सीन खरीदी भी, इसके साथ साथ कुछ उनको डोनेशन भी हुई थी, जिसमें आपको बताती चलूँ कि रवा हफ्ते में तकरीबन 2 मिलियन डोजेस जो हैं वो साइनोफार्म की पाकिस्तान आने का जो है वो कहा जा रहा है। इसके साथ साथ 3 मिलियन डोजेस जो हैं वो साइनोवेक की पाकिस्तान आएंगी। तो इससे ये लगता है कि जो एक पीछे काफी मुश्किल का सामना रहा, लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही थी, उनको अब लगता है कि जो 5 मिलियन डोजेज आ रही हैं उसके बाद मजीद वैक्सीनेशन का अमल तेज हो जाएगा। इसी तरह अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आता हूं। डेल्टा वेरिएंट के ऊपर बात करेंगे, कितना खतरनाक है, वफाक हो या सिंध हो, क्या इकदाम कर रहे हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। डेल्टा वेरिएंट के हवाले से बड़ी बात की जा रही है, खतरनाक है, तेजी से फैलेगा, हिंदुस्तान में बड़ी अमवात उसके जरिए हुई है, बड़ी तबाही हिंदुस्तान में फैली। पाकिस्तान क्या इकदाम कर रहा है, सिंध से भी पूछेंगे, वफाक से भी पूछेंगे, दोनों ही नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ तर्जुमान महकमा सेहत सिंध आतिफ विगियो साहब मौजूद हैं और आयशा शुएब नियो न्यूज़ की नुमाइंदा है, दोनों से ही पूछेंगे। आतिफ साहब, क्या सूरत हाल है डेल्टा वेरिएंट की? लियारी जनरल हॉस्पिटल में सुना है कुछ मरीज दाखिल हैं, कुछ 30-35 के करीब कराची में केस रिपोर्ट हो चुके हैं डेल्टा वेरिएंट के। सूरत हाल क्या है? सिंध हुकूमत कितना संजीदा ले रही है इसको?
वेरिएंट्स जो हैं डेल्टा, क्योंकि उसने पड़ोसी मुल्क में यहाँ पे हमें तबाही के आसार देखे, लेकिन डेल्टा हमारे पास तकरीबन सारे अक़साम के हमारे पास पाए गए हैं। डेल्टा वेरिएंट से हम इसलिए बचना चाहते हैं कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर हैं। हमारे पास ज़रूर ज़ाहिरी बात है जेनोमिक प्रोफाइलिंग के ज़रिए इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि हमारे पास केसेस हैं कोई 40 के करीब, लेकिन उसमें यह है कि मैं फिर भी वही बात कहूँगा कि जो वैक्सीन है उससे एक ये फ़ायदा होगा कि जिस तरह, क्योंकि वायरस जो है डॉक्टर हजरात का यही कहना है कि वायरस भी अपनी हैयत को तब्दील कर रहा है। अब जिस्म के अंदर अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त होगी तो आपको चाहे करोना वायरस या उसका कोई भी वेरिएंट अगर आपको मुतासिर कर रहा है तो उसके असरात आपके जिस्म पे या आप जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं या जिन के साथ रह रहे हैं अपने प्यारों के साथ, घर वालों के साथ, अगर वो मुंतकिल खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसमें वैक्सीन की सूरत में उसका कम नुकसान होगा। अच्छा आतिफ, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो 1.5-2 साल अब हो गया है, तो हेल्थ केयर सिस्टम भी कुछ अपग्रेड हुआ है सिंध का? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। इसमें ऐसा हुआ था कि जब ये कोरोना का पहली लहर आई थी तो सिंध हुकूमत ने इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल कायम किया था, निपा पे कराची में मौजूद है। उसमें बायो सेफ्टी वार्ड्स हमारे पास मौजूद हैं जो पाकिस्तान का पहला सेफ्टी सिस्टम कोविड के हवाले से था। उसमें हमने शुरू तो इसको कोरोना से किया है, लेकिन आगे चल के जो वैक्सीनेशन वायरस के हवाले से जो दीगर बीमारियाँ होती हैं, इन्फेक्शन जो होते हैं, उनके हवाले से भी रिसर्च बेस्ड चीज़ें की जाएंगी। इसमें यह है कि वेरिएंट जो है, मैं आ जाता हूँ दोबारा वेरिएंट वाली एक बात रह गई है कि हमारे पास जो जिन लोगों में ये वेरिएंट आया है वो लोग एयरपोर्ट से जब पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ज़रिए आ रहे हैं, तो उनमें जिनमें कोरोना पॉजिटिव होता है तो हमारी सिंध गवर्नमेंट की टीमें जो हैं, हमें वफाक की तरफ से वहाँ पे रसाई दी गई है। वो टीमें जिन लोगों को पॉजिटिव होता है वहाँ पे उनको क्वारंटीन किया जाता है और एयरपोर्ट तक फिर उन कोविड पॉजिटिव लोगों की वायरस की जेनोमिक प्रोफाइलिंग की जाती है। उसी से ही ये पता चल सकता है कि उनको कोई वेरिएंट है या सादा वायरस है जो पहले। चलिए कुछ ना कुछ इकदाम हो रहे हैं। आयशा की तरफ आते हैं। आयशा, ये बताइएगा वफाक NCOC क्या सोच रहा है? आगे बहुत सख्त पाबंदियां लगने वाली हैं, आगे फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि ट्रैवल के ऊपर पाबंदी लगेगी वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए अहम फैसले किए जा रहे हैं NCOC में। यही कहा जा रहा है कि जिन सियाहती मकामात को खोला गया था उनको शायद फिर से बंद करने पर गौर किया जाएगा। इंडोर और आउटडोर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको महदूद किया जाएगा। अहम फैसले जो हैं वो भी मतवक्के हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत अहम बात ये बताती चलूँ कि NIH में तकरीबन 20 जून को कुछ अफराद के टेस्ट लिए गए थे, नमूने लिए गए थे, जिनमें से उनमें डेल्टा वायरस की भी तस्दीक हुई है और इसके साथ साथ एक UK का वायरस है वो भी उन अफराद में पाया गया, जबकि साउथ अफ्रीकन वायरस भी उन अफराद में जो है वो पाया गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ कौमी इदारा सेहत बल्कि NCOC और DHO मिलकर हिकमत अमली एक ऐसी तैयार कर रहे हैं जिसके मुताबिक चलते हुए तमाम लोगों को महफूज बनाया जा सके, जिनमें उन्होंने पहला स्टेप ये लिया है कि तमाम जो सियाहती मकामात हैं उन पर जो पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। इसके अलावा इंडोर और आउटडोर जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जाएगा। तो ये NCOC के जो बड़े फैसले हैं वो भी मतवक्के हैं। इसके साथ साथ असद उमर की जानिब से बार बार ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त एहतियात का दामन सबको मजबूती से थामना चाहिए, चूँकि एकदम हमने देखा जब तीसरी वेव के बाद लोगों में बिल्कुल वो डर और खौफ ख़त्म हो चुका था और लोग बहुत गैर संजीदगी का इजहार करने लगे थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि छोटी ईद पर तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहा, लेकिन अब बड़ी ईद पर चूँकि मार्केट्स हों, बाज़ार हों, जहाँ पर भी आप देखें हमें बेपनाह रश लोगों का नज़र आ रहा है। तो इस रश को मद्देनजर रखते हुए ना सिर्फ NCOC अहम इकदाम करिए, इसके साथ साथ इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स को भी सील किया गया है जहां पर केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया आयशा, मैं आपकी बात समझ गया। प्रोग्राम का इख्तिताम करना है यहाँ पर। नाज़रीन, एहतियाती वाहिद इलाज है आज के प्रोग्राम का, यही पैगाम है। अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए।